हम लोग बात कर रहे थे टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार पर। ठीक है, जब आप समाज की बात कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि आपकी जो बात है उसका दायरा क्या है। समझ में आई बात? आपकी बात जो है वह दायरा क्या है। कोई समाज या कोई परिवार सिर्फ अपने ही परिवार को समझता है परिवार, कोई व्यक्ति अपनी पूरी जाति को अपना परिवार मानता है। समझ आई बात? और उसी को अपना समाज मानता है। कोई व्यक्ति पूरे धर्म को, अपने धर्म को समाज मानता है। हिंदू समाज, ये समय राजपूत समाज, समझ आई बात? पटनिया समाज संकुचित कैसे होता है। महेंद्रू का समाज, समझ, बीएम दास रोड का समाज संकुचित कैसे होता जा रहा है। और कुछ लोगों का समाज अपने रिश्ते नाते तक ही सीमित रहता है। और फिर ऊपर उठिएगा भारतीय समाज, सोचने का, बिहारी समाज, सोचने का दायरा बढ़ा। भाई बात, जैसे से आप ऊपर उठिएगा ना, ऊपर उठने का मतलब उम्र से ऊपर लोग नहीं उठता है। महाभारत में कृष्ण सबसे छोटे थे दरबार में, ये सब पर हावी थे कि नहीं? सबसे बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह भी उनको प्रणाम करते थे। किस आधार पर? प्रतिभा के आधार पर। तो व्यक्ति वो का उम्र जो है वह वो फिजिकल एज नहीं कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है क्या? आपका सोच क्या है, विचार क्या है, वैचारिक श्रेष्ठता क्या है। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति युवा होता है किससे? विचारों से। कोई भी देखिएगा, कोई भी युवा का वो है बहुत कम उम्र का, 25 साल का, 20 साल का, 30 साल का, सोच रहता है, बूढ़ा वाला सोच रहता है। सोच में जातिवाद समाया हुआ है, सोच में संप्रदायवाद समाया हुआ है, सोच में स्त्रियों के प्रति, लड़कियों के प्रति एकदम जितना हो सकता है निगेटिव उतना समाया हुआ है। ठीक है, ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है, कुछ लड़कियों में भी हो सकता है, लड़कों के प्रति जितना निगेटिव हो सकता है समाया हुआ है। ठीक है, इस मतलब वे सारी बातें समाई हुई है अगर आपके मस्तिष्क में, जो 19वीं सदी का था, जो 18वीं सदी का था, तो समझ जाइए आप युवा नहीं है। आपका उम्र 25-30 साल नहीं है, आपका उम्र 200, 300, 400 साल है। अब हंस रहे हैं, नहीं समझे? मेरी बात समझिए। जो बात है, जो जातिवाद को मानता है, संप्रदायवाद को मानता है, लैंगिक भेदभाव को मानता है, उच्च नीच को मानता है, ठीक है, तमाम तरह की कुप्रथाओं को मानता है, तो इन कुप्रथाओं की शुरुआत जब थी तब ये विचार उत्पन्न हुए। तो उन विचारों को लेकर आप जीवित हैं, तो शरीर से तो जीवित है, उन विचारों को लेकर आप 500 वर्ष पुराने व्यक्ति हैं। समझ में आई बात? आपके शरीर का उम्र तो बढ़ा, लेकिन विचार नहीं। विचार इस सदी में भी नहीं आया। इसलिए कहा जाता है विचारों से ही व्यक्ति युवा होता है। और शरीर का क्या है? शरीर तो मिटना है ना, वो तो मिटना है। और लाख कीजिएगा युवा से बुढ़ापा, बुढ़ापा से कहा शमशान घाट, और उसके बाद दिखाई भी नहीं पड़ेगा। लेकिन विचार अगर उच्च है, विचार अच्छे हैं, तो अनुपस्थित रहकर भी आप उपस्थित होंगे। आज हम लोग टैगोर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861। 1861। तो कितना हो गया? 61 हुआ, 100-150 साल हो गया ना, 150 साल हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो विचार है, रविंद्रनाथ टैगोर आज भी विचारों में युवा है और जीवित है। समझ में आई बात? तो विचारों से हमेशा युवा बनने का प्रयास कीजिए। युवा व्यक्ति जो है वह विद्रोही होता है। युवा व्यक्ति विद्रोही होता है, वो नहीं सुनता है, परिवर्तन चाहता है। हाँ, परिवर्तन कैसा चाहता है ये निर्भर करता है। परिवर्तन नेगेटिव चाहता है या पॉजिटिव चाहता है। ठीक है, लेकिन युवा व्यक्ति जो है उसको विद्रोही होना चाहिए। अगर विद्रोही नहीं है, परिवेश से समझौता कर लिया, तो युवा नहीं है, वो युवा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक विचार को हमको देखना है किस संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में, राष्ट्र के संबंध में, समाज के संदर्भ में। ठीक है, और तब हम लोग पहले विश्व के संदर्भ में देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या मानते थे। एक बात तो तय है, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो सामाजिक सांस्कृतिक विचार है उसमें क्या होगी?
बांग्ला साहित्य और संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान भी मैंने दिखा दिया कि उनकी रचनाओं का मूल केंद्र बिंदु क्या है, में प्रकृति प्रेम है, विश्व मानवतावाद है। उनके सोच और विचार का दायरा पूरी दुनिया तक, पूरी कायनात, पूरे विश्व, वैश्विक समाज तक जाता है। तो आप कह सकते हैं ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार विश्व मानवतावाद पर आधारित थे। जो भी विचार होंगे वो हिंदू या ब्राह्मण या क्षत्रिय मुसलमान को देखकर नहीं, वो जो भी विचार व्यक्त करेंगे किसको देखकर, पूरी मानवता को देखकर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो आप कह सकते हैं RNT रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार विश्व मानवतावाद पर आधारित है या था, आधारित है। ठीक है, आधारित है भी लिख सकते हैं या था भी लिख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार विश्व मानवतावाद पर आधारित थे लिख सकते हैं, या आधारित है या, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्यों लिख सकते हैं बताया ना मैंने कि टैगोर अनुपस्थित होकर भी क्या है, उपस्थित है, विचार है। इसलिए जिंदा रहना है तो क्या करना है, विचारों को जीवित रखना है। विचार आपकी चरित्र से बनता है, चरित्र जितना स्ट्रांग होगा ना उतना ही। और समकालीन समाज के वो आलोचनाओं पे मत जाइए। जो आज आपकी आलोचना कर रहा है ना, आलोचना नहीं करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का आलोचना करने वाले बहुत थे। गीतांजलि जब उन्होंने लिखा तो प्रसिद्धि उनकी फैल गई पूरी, उनको मारने का प्लान बनाया गया। एक अपराधी आया खिड़की से कूदकर एक लपलपाता हुआ छुरा लेकर रखा और उनको कहा कि आप तैयार हो जाइए, आपकी मौत तय है। तो उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे पूरा कर लूँ उसके बाद। तो उनको कोई उन्होंने सोचा ही नहीं कि सामने मौत खड़ी है। कोई प्रतिक्रिया न देख वो अपराधी खुद घबरा गया और थोड़ी की देर के बाद जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से चला गया। समझ में आई बात? हाँ, तो आप में वो क्षमता रहेगी, ठीक है, तो आपके विचार से सामने वाला अपराधी भी अपने विचार को बदल सकता है। लेकिन क्या विचार और चरित्र में दोहरापन नहीं होना चाहिए। अगर विचार और चरित्र में दोहरापन होगा तो सामने वाला प्रभावित होगा ही नहीं। अगर प्रभावित भी होगा तो आपका मन रखने के लिए हाँ आप सही कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो विश्व मानवतावाद पर आधारित थे सामाजिक सांस्कृतिक विचार। और विश्व मानवतावाद जो भी महान व्यक्ति है, ठीक है, जो भी विश्व मानवतावाद के बारे में सोचता है, सभी मानव एक हैं, तो वो मानव की स्वतंत्रता में उसकी आस्था जरूर होगी। हर एक व्यक्ति को वह चाहेगा क्या, वह स्वतंत्र रहे। क्या रहे? स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र का मतलब, स्वतंत्र होने का मतलब केवल शरीर से स्वतंत्र नहीं, विचारों से भी स्वतंत्र। अब कहिएगा सर विचार से स्वतंत्र कैसे होगा, आप तभी से बोले जा रहे हैं सुबह से, ठीक है, और आपसे हम प्रभावित भी हो रहे हैं। शिक्षक से कोई भी छात्र जरूर प्रभावित होता है। माता पिता और शिक्षक ये उपदेश न दे, इसकी बात को आप नहीं मानिए, आपको लगेगा कि हम नहीं मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, आपसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड हमारे विचार को ग्रहण कर रहा है। वो धीरे 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 फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप उससे मुक्त होने का प्रयास कीजिएगा और वो नहीं होगा। ठीक है, ये सब समझते हुए हम बोलते हैं ताकि कोई ऐसा विचार आपके मन में न प्रवेश कर जाए जो आपके व्यक्तित्व को हानि पहुंचाए। ठीक है, तो मानव की स्वतंत्रता, समझ गए ना, किसी भी व्यक्ति को की स्वतंत्रता में दखल मत दीजिए, लेकिन लिमिट है। जब उसकी स्वतंत्रता खतरनाक हो जाए दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, तब उसको क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि आपको धोखा देने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि झूठ बोलने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, गाली देने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए। हाँ, स्वतंत्रता का मतलब है ये है कि आपको
जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और अपनी राय थोपने की स्वतंत्रता नहीं है। और जो भी विश्व मानवतावाद के बारे में सोचता है, वो मानव की स्वतंत्रता के बारे में जरूर विचार करेगा। वो किसी व्यक्ति को गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। वो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, चाहे साथ रहने वाला हो या कोई हो, आप आजाद रहिए, पकड़ने का प्रयास नहीं। दूसरी बात, वो मानव की समानता पर बल देगा। क्या? मानव की समानता पर, समानता समझ गए ना? कोई भेद नहीं, जातिगत, संप्रदायगत, नस्लगत, रंगगत, राष्ट्रगत, कोई तरह का भेदभाव वह नहीं मानेगा। समानता पर जोर देगा और भाईचारा पर जोर देगा। किस पर जोर देगा? भाईचारा पर, विश्व बंधुत्व पर जोर देगा। तो क्या क्या हो गया? सामाजिक सांस्कृतिक विचार अगर महान होंगे तो उन विचारों में मानव की स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व होगा। आप कह सकते हैं कि विश्व रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक सांस्कृतिक विचार स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व पर आधारित थे, ठीक है। गांधी जी का भी लिख सकते हैं, जो महान विचारक हुए उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ये बात लिखिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक विचार विश्व मानवतावाद, या ऐसे लिख सकते हैं समानता, विश्व मानवतावाद तो ऊपर लिख दिए थे ना, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व पर आधारित थे। अब सामाजिक सांस्कृतिक विचार में सबसे पहला क्या? विश्व मानवतावाद। सबसे पहला क्या? विश्व मानवतावाद। विश्व मानवतावाद क्या कहता है? विश्व मानवतावाद मनुष्यों की स्वतंत्रता, समानता और मनुष्यों के बीच भाईचारा पर बल देता है। मनुष्यों मतलब क्या है? विश्व के मनुष्य, किसी राष्ट्र के नहीं, किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के नहीं। विश्व मानवतावाद समझ गए ना? विश्व मानवतावाद यानी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, नस्ल, क्षेत्र, राष्ट्र से ऊपर उठकर विश्व के समस्त मानवों की स्वतंत्रता, उनके बीच समानता और भाईचारा पर बल देते थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये सीख उनको कहां से मिली थी? सीख कहां से मिली थी? उपनिषदों से, भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम की विचार धारा से। वसुधैव कुटुंबकम की सांस्कृतिक धारा से प्रभावित। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में क्या है? परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए किसी भी प्रकार का मानव निर्मित भेदभाव, प्राकृतिक भेदभाव नहीं, प्राकृतिक भेदभाव होता है, जैसे पुरुष और स्त्री का जो है, दोनों का अंग अलग अलग है, ठीक है, दोनों का दायित्व अलग अलग दे दिया है प्रकृति ने। मानव निर्मित भेदभाव अनुचित है। मानव निर्मित भेदभाव समझे? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग के आधार पर, गोरा काला, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर भेदभाव क्या है? अनुचित है। विश्व मानवतावाद। और उन्होंने क्या किया? पूरी दुनिया में दो तरह की एक बात फैली हुई है, ईस्ट 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 एंड वेस्ट इज वेस्ट। पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है, दोनों का समागम नहीं हो सकता। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा नहीं, पूरब और पश्चिम के समागम पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। पूरब और पश्चिम के सांस्कृतिक समागम, सांस्कृतिक सामाजिक समागम पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने क्या? विश्व भारती, उनके विश्वविद्यालय का नाम क्या है?
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें आप पूरब की संस्कृति को भी समझने का प्रयास करते हैं। वहाँ के सिलेबस में पूरब के कल्चर भी है और पश्चिम के कल्चर भी है, पूरब की बातें भी है और पश्चिम की बातें भी है। और उनका मानना था कि किसी भी लेखक, दार्शनिक, रचनाकार के चिंतन, उनकी रचना का संदर्भ क्या होना चाहिए? संपूर्ण विश्व होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए, संपूर्ण विश्व होना चाहिए। अब ये हमने कह दिया क्या पूरे विश्व के बारे में। अब आइए सीधे क्या समाज के बारे में उनका सोचना क्या था। तो वो किस पर जोर देते थे? समानता पर, सामाजिक समानता। अपने ये पूरे विश्व के मानव के बारे में उनका क्या राय था वो हो गया ना। अब आ जाते हैं भारत में, उतरते हैं कहाँ? अपने देश में। अपने देश में समाज में सबसे बड़ी बात जो थी, भारतीय समाज में समानता नहीं रही। क्या समानता रही? नहीं। जाति के आधार पर भेदभाव है, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर भेदभाव है। तो आपको ये लिखना है कि सामाजिक समानता के पक्षधर थे, जातिवाद के विरोधी थे, अस्पृश्यता के विरोधी थे, लैंगिक भेदभाव के विरोधी थे, सांप्रदायिकगत भेदभाव के विरोधी थे। ये गांधी जी के सामाजिक विचार में भी लिखाएगा, राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार में भी लिखाएगा, नेहरू जी के सामाजिक विचार में भी ये लिखाएगा। नेहरू जी जाति प्रथा के समर्थक थे? नहीं ना, लिखाएगा ना। ये ड्राफ्टिंग दिमाग में बैठा, पूछेगा जयप्रकाश नारायण के सामाजिक विचार, यही ना होगा। जितनी कुप्रथाएं हैं, और डिटेल लिखना है तो लिख दीजिए, सारी कुप्रथाओं के क्या थे? विरोधी थे। संप्रदाय के बाद के विरोध, जातिवाद के विरोध, लैंगिक भेदभाव के विरोध। ठीक है, तो ये आइए सामाजिक समानता। अब आइए सामाजिक समानता में क्या, ये टैगोर का मानना था, सुनिए बढ़िया, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि आर्थिक समानता से सामाजिक समानता नहीं आएगी, क्योंकि आर्थिक समानता आप कर नहीं सकते, सबको आर्थिक रूप से समान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के समान अवसर सबको मिलना चाहिए, बगैर किसी भेदभाव के। क्या? और उसमें राज्य को या समाज को बाधक नहीं बनना चाहिए। किसमें? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र प्रतिभा होती है और उसको उसकी प्रतिभा के अनुसार विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें समाज को या राज्य को बाधक नहीं बनना चाहिए। क्लियर है? तो इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र प्रतिभा होती है, उसे विकसित होने का समान अवसर मिलना चाहिए, समाज या राज्य को उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। क्लियर है? प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है कि वो उसे अपने प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का उसे अवसर मिले। ठीक है, उसके बाद जातिवाद के विरोधी थे, अस्पृश्यता, समझ रहे हैं ना, के विरोधी थे, संप्रदायवाद के विरोधी थे। ये सब रटना नहीं है, ये सब सोचना पड़ेगा। और लैंगिक भेदभाव को उचित मानते थे? नहीं, लैंगिक भेदभाव के विरोधी थे। स्त्रियों को लेकर तमाम कुप्रथाएं जो थी, तमाम कुप्रथाएं, अब यहाँ डिटेल में लिखिएगा तो कुप्रथाओं का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, शिशुवध, बाल विवाह, बहुविवाह, बेमेल विवाह, बहुपति विवाह, ठीक है, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सभी के क्या थे? विरोधी थे। कुप्रथाएं के, या कुप्रथाओं लिखिएगा, के विरोधी थे। और पुरुष स्त्री के समान अधिकार के
समर्थन करते थे। पुरुष स्त्री की समानता पर जोर देते थे। ठीक है, आगे बढ़े। और सामाजिक सांस्कृतिक विचार जब आएगा तो उसमें साहित्य आएगा, नहीं आएगा? संगीत आएगा, आएगा? तो साहित्य और संगीत पढ़ चुके हैं ना, फिर से याद देना जरूरी है? जरूरी है? लिख दें साहित्य और संगीत। साहित्य ओहो सर्जना सामाजिक सांस्कृतिक विचार में आएगा। हाँ, इसमें यह भी लिख सकते हैं धार्मिक आडंबरों व्यर्थ के कर्म कांडों के क्या थे? विरोधी थे। धर्म की सरलता पर जोर देते थे। क्या? समाज समान हो और धर्म क्या हो? सरल हो। धर्म सरल हो। और किसमें आस्था थी उनकी? प्रकृति है ये हाँ ठीक तो लिख रहे थे। विशिष्टाद्वैतवाद। क्या? धर्म में किसको मानते थे? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किनका दर्शन है? रामानुजाचार्य का। ये क्या मानता है कि प्रकृति जो है ईश्वर की छाया है। ठीक है, ब्रह्म जिस प्रकार सत्य है जगत भी सत्य है। अब प्रकृति के गोसे गोसे में ईश्वर का समावेशन है। साहित्य सर्जना, साहित्य सर्जना में उन्होंने क्या क्या लिखा? नाटक। अब जब सामाजिक सांस्कृतिक विचार लिखिएगा तो साहित्य सर्जना के क्षेत्र उनके योगदान को इतना नहीं ना करना है, एक पेड़ा देना है। और जहाँ केवल साहित्य और संगीत पूछेगा तो पूरा दे देना है। तो यहाँ पर लिखिए नाटक, उपन्यास, कविता, लघु कथा की रचना किया उन्होंने। सबसे प्रसिद्ध क्या है? रविंद्र। संगीत, उनकी कविता को गीतों में ढाला गया। गीति बितान में कितने गीतों का संकलन है? 2230। रविंद्र संगीत जो है बंगाली संस्कृति का निचोड़ है। क्या है? पढ़े ना आप लोग? और उनकी रचनाओं में क्या है? प्रेम। प्रेम कैसा प्रेम है? ले ले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम है? तब किसका प्रेम है भाई? प्रकृति प्रेम, विश्व मानवतावाद। ठीक है, प्रेम मतलब प्रकृति प्रेम, विश्व मानवतावाद। ठीक है, प्रकृति प्रेम, विश्व मानवतावाद। उनकी रचनाओं में क्या है? सौंदर्य बोध है। याद है सौंदर्य बोध पढ़ाए थे? उनकी रचनाओं में क्या है? यथार्थ है, आदर्श है, राष्ट्रीय आंदोलन की कसमकस है और हर वर्ग की हर कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, मार्मिक अभिव्यक्ति है। गुड, बहुत बढ़िया समझ गए, शाबाश। इस तरफ पढ़िए, जहां है वहीं रह के पढ़िएगा। मेरे क्लास में जहां है वहीं रहिए, बहुत कुछ मिलेगा, वैसा सब कुछ मिलेगा जो जिंदगी भर काम आएगा। नहीं तो खाली लिखा हुआ लेकर जाइएगा जो बाद में समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, साहित्य सर्जना में उनकी रचना क्या? गीतांजलि। और गीतांजलि पर क्या मिला उनको? नोबेल प्राइज। और जब नोबेल प्राइज मिला तो क्या हुआ? सिद्ध हो गया भारत राजनीतिक रूप से गुलाम ही सही, आत्मा और अस्मिता उनकी भारत की क्या है? स्वतंत्र है, वो गुलाम नहीं हुआ। ठीक है, और उनकी जो एक तो गीत है, तो डाक केहू सुने ना, एक तुम्हें एक ला चलो रे, तो डाक केहू सुने ना। इसमें गांधी जी की बात दे दीजिए। गांधी जी हो या कोई भी महान व्यक्ति जब अकेले पड़ जाता है, जो जितना महान होगा वो अकेला पड़ेगा, उसको अकेलापन झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो गीत है, तो डाक केहू सुने ना तुम्हें एकला चलो रे, ये संबल बनता है। ठीक है, जो अकेला पड़ जाता है सही रास्ते पर। तो उसके बाद एक और उनका दे दीजिए, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला।
पश्चिम बंग और सॉरी जनगण मन, ये भारत का और ये बांग्लादेश का। विजन क्लियर हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक विचार जितना हम इसमें पढ़ा देंगे सफिशियंट है। चाहे बीपीएससी दीजिए या यूपीएससी दीजिए, चाहे जाके शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर पर बोलना हो, या बिहार में बोलना हो गांधी मैदान पे, या दिल्ली के ये क्या कहते हैं लाल किला पर, या रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में ज़्यादा लोग वहाँ राजनीति, पूरे भारत की राजनीति और सभी कुछ का विचार विमर्श रामलीला मैदान। जैसे हमारे यहाँ गांधी मैदान है, मतलब हमारे यहाँ मत कहे, दिल्ली अलग थोड़ी है, दिल्ली भी हमारा ही बिहार में गांधी मैदान है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ मतलब बिहार में कहाँ से शुरू होता है, गांधी मैदान, ठीक है। जयप्रकाश नारायण यहीं से उद्घोष किए थे संपूर्ण क्रांति, यहीं पर कहा गया था रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यही गांधी मैदान से कहा गया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये किसको कहा गया, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को कहा गया। और यहाँ से जो बिगुल बजा तो दिल्ली की सत्ता हिल गई, इंदिरा गांधी को छोड़ना पड़ा। बाद में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया ना, और यही इंदिरा गांधी के तमाम उपलब्धियों पर एक कलंक का टीका है। और ये अवसर मिल गया विपक्ष को। कल परसों विपक्ष ने घोषित किया, क्या घोषित किया, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस घोषित किया ना। इसलिए भाई जानते हैं कोई गलत काम कीजिएगा वो पीछा नहीं छूटेगा, ठीक है, वो उसका फल मिलेगा। अब संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है, सरकारी तौर पर घोषित किया गया है, तो वो रहेगा। हाँ, अब ये सही है या गलत है ना, इमरजेंसी जब पढ़ाएंगे ना उस समय बताना, तो मुद्दा से मत भटको। सभी लोग राजनीति करते हैं, ठीक है। अब देखो इसने घोषित किया संविधान हत्या दिवस, कांग्रेस तो कभी न कभी आएगी ना, वो क्या करती है देखो, देखते हैं हम लोग। टैगोर उनका वो टाइटल है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, उनका टैगोर टाइटल है। जमींदार थे इसलिए ठाकुर भी कहलाते थे, उनका घर कहलाता था ठाकुरवाड़ी। अब पूरे गुजरात के लोग अपने घर को ठाकुरवाड़ी ही कहते हैं, क्योंकि वहां ठाकुर का मतलब कृष्ण, वहां ठाकुर का मतलब क्या, कृष्ण। कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा, रणछोड़ बने, तो जाके कहाँ बसाया, गुजरात में, गुजरात बचा ना द्वारिका। तो वहां पर देखिएगा आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की ये बोलते हैं। पहले अभिवादन हमारे यहाँ क्या चलता है, जय राम जी के, वो कहता जय राम जी की, वहाँ चलता है जय श्री कृष्णा, वो जय श्री कृष्णा, ठीक है। चलिए, दो जो है ना कृष्ण और राम, इनका जो कर्मभूमि है पूरा मथुरा है इधर, गुजरात इधर, ये हो गया। और कोई सवाल? इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक विचार में शिक्षा पद्धति पर उनका विचार रहता है। क्या शिक्षा पद्धति पर क्या मानते थे वे, ठीक है। चलिए, सामाजिक सांस्कृतिक विचार में अब शिक्षा पद्धति। टैगोर महान शिक्षाविद भी थे, आप लोग जानते ही है। शुरुआती दिनों में उन्होंने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की थी, और फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना उन्होंने किया। दुनिया भर में रविन्द्रनाथ टैगोर को महान शिक्षाविद के रूप में जाना जाता है। तो शिक्षा पर उनके क्या विचार थे उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षा पर, किस पर, शिक्षा, शिक्षा पद्धति पर उनके क्या विचार थे, शिक्षा पद्धति, ठीक है। शिक्षा पद्धति में सबसे पहले वो शिक्षा पद्धति में किस तरह की शिक्षा पद्धति चाहते थे, किस तरह की शिक्षा पद्धति चाहते थे, ठीक है। तो वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में जिस तरह से पढ़ाया जाता था उसको वे सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि बंद कोठरी में बच्चों को शिक्षा देने से बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, उसकी जगह खुले वातावरण में होनी चाहिए। समझ में आई बात? और
शिक्षा का मतलब केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए, चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। क्या? चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। और शिक्षा का मतलब व्यक्ति स्वयं में ही संकेतित नहीं रहे, आत्ममुग्धता की अवस्था में नहीं रहे। आत्ममुग्धता समझते हैं? थोड़ा भी कुछ जान गया, इंटेलेक्चुअल हो गया तो लगता है क्या दुनिया भर की जानकारी मेरे पास है, और कोई कुछ जो कहता है सबके विचार में कुछ न कुछ दोष है, केवल मेरा ही विचार क्या है? परिपूर्ण है। ये क्या है? आत्ममुग्धता की अवस्था। ये क्या है? शिक्षा की कमी। ठीक है, जो वास्तव में सब कुछ जानता है, ठीक है, वो ये जरूर जानता है कि वह बहुत कम जानता है। समझ आई बात? और जो जितना कम जानता है वो उतना ही ज्यादा ये समझता है कि हम सब कुछ जानते हैं। क्लियर है? जितना ही महान व्यक्ति होगा वो कहेगा हम तो कुछ जानते ही नहीं। जानने के लिए बहुत कुछ है। वास्तव में एक व्यक्ति कितना जान पाता है? एक व्यक्ति किसी एक डिसिप्लिन में आगे बढ़ते हुए अंत में जाके शमशान में राख हो जाता है। आइंस्टीन एक डिसिप्लिन में गया ना, राख हो गया। जानने के लिए कितना भरा पड़ा है पूरी धरती पर, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि में, है ना। हमारा सौर मंडल में एक ठो ग्रह है। कौन? हमारे सौर मंडल में हमारी धरती क्या है? एक ठो है ना। ऐसा ऐसा 9 ठो तो सौर मंडल में ही है। कितना एस्टेरॉइड्स है? ऐसा ऐसा सौर मंडल लाखों करोड़ों है। मिल्की वे है करोड़ों। उसमें एक इंसान अगर कहता कि हम बहुत कुछ जानते हैं तो समझिए कि कितना क्षुद्र है। ठीक है, आप कुछ जानते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप सोच की गहराई में उतरिएगा। जब कभी कभी हम अपनी बात कहते हैं, जब सोचने लगते हैं तो शून्य में पहुंच जाते हैं। लगता है कि और ज्यादा सोचेंगे तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगता है कुछ जानते ही नहीं है। जानने के लिए तो बहुत कुछ है जो शायद हम ये वर्तमान जन्म के अलावे हजारों लाखों जन्म हो जाएगा, और तब अगर संकलित किया जाएगा तब भी पूरा नहीं होगा, तब भी काफी कम होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को ईगो नहीं पालना चाहिए कि हम बहुत जानते हैं। ठीक है, और जानते भी है तो क्या बहुत बड़ा तीर थोड़ी मार लिए है। अंतिम पे कहाँ जाना है? शमशान घाट। सबकी मंजिल वही है। कोई देर जाता है, कोई सवेर जाता है, लेकिन कोई कुछ कर गुजर जाता है। ठीक है, जो इसको दुनिया याद रखती है, जो यादों में अमर हो जाता है। ऐसा करके कुछ जाइए। ठीक है, ऐसा कुछ करके जाइए। क्या? जैसे कि पढ़ रहे हैं और कुछ श्रेयांश बीच को कुछ कुछ बोलना चाहता है। बोलो बोलो। गांव देहात में कीर्तन होता है ना, सुने, हरे राम हरे कृष्ण होता है ना, उसमें जिस व्यक्ति को ताली बजाने नहीं आता हो या कुछ बजाने नहीं आता है तो केवल वो हरि बोल बीच में करता है। नहीं समझे? कभी कीर्तन भजन में बैठे हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोई वाद्य यंत्र बजाने नहीं आता है, ना गाने आता है, उसको लोग उतना महत्व भी नहीं देते। अब तुम ज्यादा सीरियस मत लेना। ठीक है, तो वो हरि बोल बीच में बोलेगा या बीच में चिल्लाएगा जय श्री राम। चलिए, श्रेयांश को धन्यवाद दीजिए कि श्रेयांश के कारण आप लोग के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई, और हंसी से आप लोगों का थोड़ा थकान मिटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए। टैगोर महान शिक्षाविद थे, और 1892 में शिक्षार हेरफेर, क्या? शिक्षार हेरफेर नामक पुस्तक उन्होंने लिखा, जिसमें समकालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों पर विचार किया उन्होंने, और क्या होना चाहिए उस पर भी विचार किया। ठीक है, उनके शिक्षा के संबंध में उनकी क्या राय थी, इसकी जानकारी उनकी पुस्तक शिक्षार हेरफेर। कब? 1892। तो एक जब भी लिखिएगा तो लिखिएगा टैगोर महान शिक्षाविद थे। उनके शिक्षा संबंधी विचारों की जानकारी 1892 में
प्रकाशित क्या? शिक्षार्थ हेर फेर पुस्तक से मिलती है। शिक्षार्थ हेर फेर, हेर फेर मतलब क्या? शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। और एक लेख लेख लिखा उन्होंने, शिक्षार मिलन। क्या? शिक्षार मिलन। इससे भी उनके शिक्षा से संबंधित विचारों की जानकारी मिलती है। और अपने शिक्षा संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने 1901 में शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की। क्या? शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किया। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की। नई शिक्षा नीति की रूपरेखा को उन्होंने प्रस्तुत किया। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो देश विदेश में क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अब है उनके शिक्षा, वो मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य, तो उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या? मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो कहने जा रहे हैं गौर से सुनिए। उनका कहना था शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए स्वयं को पहचानना। ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं को पहचानना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अब नहीं पहचानिएगा, सीमित रहेगा, संकुचित रहेगा, तो बात कैसी होगी? जैसे एक बार भगवान कृष्ण को मन हुआ कि हम जो है ये इलेक्शन लड़े, चुनाव लड़े। आए नीचे, तो हुआ क्या कि वोट ले, तो ये उन्होंने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन स्वयं को पहचानो। ठीक है। तो वो ग्वाला जाति के लोगों के पास गए, तो उन लोगों ने कहा कि भगवान आप तो हमारी ही जाति के, आपको तो पक्का वोट देंगे। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद ये आपके पुजारी लोगों के पास गए, पुजारी लोगों ने कहा कि भगवान आप भगवान के रूप में ही ठीक है, आपकी पूजा तो हम करते ही हैं, और आपने गीता में कहा है स्वयं को पहचानो, तो हम स्वयं को पहचानते हैं। नहीं समझे? स्वयं को पहचानते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण को ही वोट दें, और ये आपके ही उपदेश का अनुकरण है। अब जिस जाति के पास जाए सब यही कहे भगवान कृष्ण को, क्या आपने क्या कहा था? स्वयं को पहचानो। ठीक है। तो अंत में भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब इलेक्शन नहीं लड़ना है। ठीक है, वो लौट गए। तो स्वयं को पहचानने का मतलब बहुत कुछ है। स्वयं को पहचानिए। स्वयं जो है आप जो है वो संकुचित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के का जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है ना। तो आपका उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संकुचित नहीं होना चाहिए, बहुत विस्तृत होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपके मरने के बाद भी आप विचारों में अमर हो जाए। किस रूप में? अमर हो जाए। और संकुचित आप रहते हैं तो अमरता कभी भी नहीं मिल सकती है। ठीक है। तो स्वयं को पहचानिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए। आप हैं क्या? आप हैं क्या? आप एक संकुचित प्रेमी है, आप हिंदू हैं, आप राजपूत हैं, आप भूमिहार हैं, आप वैश्य हैं, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, कि आप मनुष्य हैं, कि आप प्राणी हैं? पहचानिए तो सही। अब बताइए आप क्या है? अब बताइए क्या है? जब मानव कहते तब भी क्या कहते, संकुचित हो गया। मानव के अलावा भी पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ। तो यही तो पहचानना है। उन्होंने कहा था सूचनाओं का संग्रह मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए स्वयं का शेष विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना।
स्वयं का शेष विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ठीक है, समझ में आई बात? लिखिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि शेष विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करना होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, स्वयं को पहचानना, यही तो लोग नहीं पहचान पाता। आत्म साक्षात्कार में स्वयं को पहचानने का मतलब समझता है कि हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारी जात क्या है, और हम किस लड़का से प्रेम करते हैं, किस लड़की से प्रेम करते हैं, किसका हस्बैंड है, किसकी वाइफ है, ठीक है, और किस घर से है, किस खानदान से। ये सब बहुत संकुचित पहचान हो गया है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता है। कहा जाता है जिस तरह पीपल का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बीज में कोई जानता नहीं है कि विराट पेड़ होने की संभावना है, और वह विराट पेड़ बनता है, हजारों जीव को, लाखों जीव को आश्रय देता है ना। उसी तरह एक व्यक्ति में बहुत प्रतिभाएं छिपी होती है, लेकिन अगर वह संकुचित हो गया तो क्या क्या करता है बता दे रहा है, हंसी लगेगा। जमीन के लिए अपने भाई से लड़ते हुए मार देता है, मर जाता है, मरता है, संकुचित है। बस वही जमीन में चेतना नहीं है, लेकिन उसके कारण अपनी चेतना को क्या कर दिया, बर्बाद मार दिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो किसी लड़की से प्रेम करेगा या किसी लड़के से प्रेम करेगा, और उसी के लिए क्या करेगा, शादी नहीं हो तो क्या करेगा, डिप्रेशन में जाएगा या फांसी लगा लेगा या उसको मार देगा और खुद भी मर जाएगा। तो वो स्वयं को कहां तक पहुंचाना, वहीं तक पहुंचाना। उससे और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो राजपूत है तो भूमिहार से लड़ते हुए, या भूमिहार है तो राजपूत से लड़ते हुए। अब राजपूत भूमिहार की बात नहीं है, यादव भी है, ब्राह्मण भी है, जो किसी एक को टारगेट मत किए, मतलब अपनी ही जात के लिए लड़ते लड़ते मर जाएगा। उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या, मतलब पहचानने का दायरा देखिए कितना संकुचित होता है। क्या कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, अब उस आंदोलन के लिए मर जाएगा, वो है संकुचित हो गया। उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो किसके लिए मरेगा, राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो केवल ये सब क्या है, ये सब जो दायरा है वो क्या है, बहुत संकुचित। अब आप कहाँ फिट है वो देखिए। अब आप कहाँ है, उस हिसाब से अपने व्यक्तित्व का आकलन कर लीजिए। समझ में आई बात? क्लास कीजिएगा तो दिमाग को हम झकझोर देंगे, ठीक है, और मेरी बात को मानिएगा, आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा लॉस सही है। अगर बदल जाइएगा तो जीवन भर आपका जीवन बदल जाएगा, गारंटी हम देते हैं। और यहाँ से हजारों लोगों को अपने क्लास से जीवन बदलते हुए देखे हैं, और आप लोग जानते हुए ही होंगे इस बात को। जिसने मेरे बात को, विचार को उतारा जीवन में, उसका जीवन बदल गया, वो आज भी इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब बहुत गहराई से विश्लेषण के बाद हम यहाँ उतरते हैं, और जब उतरते हैं, जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से मन, वचन और कर्म से एकाकार होकर पढ़ाते हुए। आप लोग महसूस किए होंगे, इसलिए आप लोग थक जाते हैं, हम थकते नहीं हैं। ठीक है, लाइन कट जाए उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल पढ़ाना मेरे रग रग में समाया हुआ है। समझ में आई बात? तो आप सोच लीजिए कहाँ किसके लिए मरते हैं। कोई कोई व्यक्ति तो किसी बात के लिए तुम कह दिया ये बात, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई, किसी बात के लिए भी भुला देते कि हम कहाँ है, क्या है, किसके सामने क्या बोलना चाहिए। समझ में आई बात? तो अपने व्यक्तित्व को पहचानिए। अब समझ में आई बात? आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, स्वयं को पहचानना। आप झाड़ी साफ करने के लिए नहीं पैदा लिए हैं, आप किसी लड़की लड़का या किसी जाति पे या किसी जमीन के लिए, पैसा के लिए, मरने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कुछ करने के लिए पैदा लिए और कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, कुत्ता भेड़ की तरह, कीड़ा मकोड़ा की तरह पैदा लिए, बच्चा पैदा किए, कुछ रुपया कमाए, घर बनाए और फिर ऊपर चले गए। केवल इसीलिए पैदा हुए, इसीलिए तो करोड़ों लोग पैदा होते हैं। समझ आई बात? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वयं को
पहचाना। और स्वयं को पहचानना का मतलब समझ गए ना क्या? यही शेष विश्व के साथ तादात्म्य है ना, स्वयं को पहचानना। आप में असीमित क्षमता है, असीमित प्रतिभा है, ठीक है। हर एक व्यक्ति पूरे विश्व में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, यूनिक है, ठीक है। और हर व्यक्ति का सबसे बड़ा दोस्त वही है, और हर व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, ठीक है। हम कसम खा लेंगे कि जमीन के क्या लिए हमको नहीं लड़ना है, नहीं मरना है, तो हमको नहीं मरेंगे, नहीं लड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसी लड़का लड़की के लिए हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं तो उसका वो लड़का लड़की जिम्मेवार नहीं है, कौन जिम्मेवार है? हम खुद जिम्मेवार हैं। और जब लोग जानते, एक बात क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या कहेंगे कि अरे हम तो कम्पीट कर जाते हैं, हमको किस किसने धोखा दिया, किस किसने धोखा दिया। कभी दोस्ती ने लूटा, कभी दुश्मनी ने मारा। गाना सुने बॉलीवुड वाला सब तो इंडियन यूथ को बर्बाद कर दिया। हॉलीवुड में ऐसा फिल्म नहीं बनता जिस तरह यहाँ तो खाली लड़का लड़की को मारने काटने यही सब दिखाता है, उतना ही लाइफ दिखाता है, आगे भी क्या करना है सोचना है, दिखाता नहीं, ठीक है। तो जब व्यक्ति हार जाता है अपनी कमी के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो सहारा लेगा, फलाना ऐसा हो गया इसलिए हमारा नहीं हुआ, हमारा बाप ऐसा था, माँ ऐसी थी, हमारा गर्लफ्रेंड ऐसी थी, बॉयफ्रेंड ऐसा था, हमारा टीचर जो मिला पढ़ाता खाली गप मारता था, 2-2 साल तक पढ़ाता था, ठीक है। और हमारा एगो पगला सीनियर था जो बता दिया कि ये ऑप्शनल रखो, अब वो ऑप्शनल रख लिए। अगर भूगोल रखे होते तो कंप्लीट कर जाते, LSW रख लिए, नहीं समझे? ये सब बेकार की बात है। आप हारे हैं तो उसका जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। ये एटीट्यूड जिस दिन आ गया उसी दिन आगे बढ़िएगा, बता दे रहे हैं, उस दिन बहुत आगे बढ़िएगा। यही एटीट्यूड लेकर गांधी जी बढ़े, बुद्ध बढ़े, ईसा बढ़े, पैगंबर मोहम्मद बढ़े, सब यही इसी एटीट्यूड के साथ। यही एटीट्यूड आम आदमी में होता ही नहीं है। और आम आदमी का जो है, अब 99% लोगों का यही रहता है, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर थोपना, नहीं कुछ होगा तो अंत में यही कहेगा हमारा बैकग्राउंड कमजोर था। जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, जिसका बैकग्राउंड मजबूत है, 100-200-400 बीघा वाला जमीन वाला आदमी है, विद्यार्थी है, वो क्या कहेगा, अरे सर विरासत में इतना झगड़ा मिला ना कि पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, हमारा परिवेश ही इधर उधर का ही नहीं देते। क्या, ठीक है। तो ये जो है आत्म साक्षात्कार समझिए, साधारण वर्ड नहीं है, स्वयं को पहचानना, ठीक है। आज के बाद अगर आप लोग नहीं बदले तो भगवान मालिक मान लीजिए हमको कोई गुस्सा दिलाता है, हम कसम खाली गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा क्या है? दूसरों की गलती का फल स्वयं भुगतना। उसने गाली दे दिया, वो चला गया, हमको गाली दे दिया, इसको पता ही नहीं हम क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, जहां है वहीं से उखाड़ देंगे। ठीक है, और हम, ठीक है, समझे? तो
आत्म साक्षात्कार कीजिए। आत्म साक्षात्कार जिस दिन हो जाएगा उस दिन बुद्ध बन जाइएगा, किसी भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। हाँ, बीपीएससी भी आराम से निकल जाएगा। बीपीएससी परीक्षा जो है आप दीजिए, लेकिन आप बीपीएससी परीक्षा के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, फिर कह रहे हैं, फिर आपने को आपको संकुचित कर रहे हैं। हम बड़ी बात कर रहे हैं, कम से कम अभी तो मान लीजिए। खाली एसडीएम बन के और 60 साल में रिटायर होके बस यही तो कुछ और बड़ा करता है। कम से कम सोच तो आगे बढ़ाइए, पहले सोच तो आगे बढ़ाइए, सोच तो आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिर गार्जियन की बात की, फिर गार्जियन बीच में आ गया। आपकी बात हम कह रहे हैं, ठीक है। गार्जियन को पीछे छोड़िए ना। हाँ, स्टूडेंट सोच ही नहीं पाता कि आखिर क्या सोच रहा है। हम तुमको थोड़ी कह रहे हैं सोचने के लिए, हम आपको थोड़ी कह रहे हैं बीपीएससी कंप्लीट कर जाइए। हम यहाँ बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने आप को पहचानिए कि जाति के लिए पैदा लिए हैं, कि गाली के लिए पैदा लिए हैं, कि जमीन के लिए पैदा लिए हैं, कि धर्म के लिए लड़ने के लिए पैदा लिए हैं, ठीक है। बीपीएससी कंप्लीट करना, यूपीएससी कंप्लीट करना अलग बात है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना अलग बात है। आत्म साक्षात्कार जो है, स्वयं को पहचानना, यह क्या है? व्यक्तित्व विकास, यह उद्देश्य होना चाहिए। आप बीपीएससी कंप्लीट कर जाइएगा, व्यक्तित्व अगर अच्छा रहेगा ना वहाँ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और नहीं अच्छा रहेगा तो डीएम आईएएस आईपीएस भी बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लाखों लोग, हजारों लाखों लोग आईएएस बने, कितने का नाम जानते हैं? कुछ गिने चुने आईएएस का नाम, आईपीएस का नाम जानते होंगे आप, जानते हैं ना? क्यों जानते हैं? हजारों लोग बन गए। तो व्यक्तित्व की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्तित्व अगर बढ़िया होगा ना तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और दूसरे का मोहताज नहीं रहेगा। कोई दूसरा गाली दे दिया तो हंसिएगा, और उसके बाद वो खुद बिदकेगा कि हंस कह दिया, हम गाली दिए। जब आपको कोई गाली देता है ना तो वो चाहता है कि ये भी गाली दे, ताकि हम और गाली दें। तो आप गाली मत दीजिए, हंसिए, तब देखिएगा उसका क्या हाल होता है। चलिए, व्यक्तित्व, आगे बढ़िए। हो गया व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मात्र सूचना का संग्रह नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग इंजीनियर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। बहुत सारे आईएएस हैं जो जिन्होंने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लिया, स्वयं को गोली मार लिया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, लड़के हैं, आईएएस बन गए, सफल हो गए। व्यक्तित्व तो बढ़िया नहीं रहा, फांसी लगा लिया, कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं हुआ, ठीक है। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप जितनी जोर से गिरे उतनी जोर से उठे कि नहीं, क्या बाउंस बैक हुआ कि नहीं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो चरित्र निर्माण, कैरेक्टर, मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसे कैरेक्टर पर बल दिए। और समाज का कुछ मानदंड है चरित्र के बारे में, उसको समझना चाहिए। समाज ने मानदंड तय किया है, कुछ मानदंड ऐसे हैं जो मानना चाहिए। खासकर हमारा भारतीय समाज जो है, जिन मानदंडों के आधार पर चरित्र की अपेक्षा करता है, बहुत ही बेहतरीन है। हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि अपनी ही जाति में विवाह कीजिए तो बढ़िया चरित्र है, जो दूसरी जाति में विवाह किया वो गलत, वो नहीं कर रहे, ठीक है। चरित्र जो होना चाहिए, चरित्र मतलब ईमानदारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना। आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे आपको छुपाना पड़े। चरित्र का मतलब सिर्फ कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जो आपको छिपाना पड़े। जो करना है खुल्लम खुल्ला कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। पूरी तरह का क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। और समाज का जो मानदंड है उसका पालन होना चाहिए। क्योंकि समाज की जो धारा चल रही है सैकड़ों साल से, उसमें एक आप तिनका के बराबर है, तो आप मानदंड तय नहीं कर सकते। उन मानदंडों को मानिए और मानदंडों को मजबूत करते हुए और नए बढ़िया मानदंड अपनाइए, ठीक है। बहुत कुछ हम बोल नहीं सकते, आप लोग खुद समझते होंगे। तो चरित्र निर्माण, जो चरित्र कभी भी गंदा,
आत्मा, चरित्र का सीधा संबंध आत्मा से होता है। ठीक है, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी आत्मा, आपका चरित्र गंदा हो, खुद आपको अपने पर ग्लानि हो कि हमने क्या किया। और कभी कभी लोग क्या करता है कि अरे गलती किए, गलती का एहसास हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों को गलती करने की आदत हो जाती है, नहीं समझे। जैसे मुक्ति बोध लिखते हैं कि पहले लोग गलती करता है तो पछताता है, उसको ग्लानि होती है, फिर और गलती करता है और ग्लानि होती है, लेकिन गलती करते हुए उसको कुछ ना कहीं कोई आनंद, इंजॉय मिल रहा है उसको, तो गलती कर रहा है, लेकिन अपने चरित्र के दोष को पहचान नहीं पा रहा है। फिर गलती करना उसका सगल बन जाता है और उसका चरित्र लिजलिजा बन जाता है। फिर वो मानता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर कहता हमको दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया की परवाह मत कीजिए, आप मर भी जाइएगा दुनिया को विशेष परवाह होने वाला नहीं है। ठीक है, आप स्वयं की परवाह कीजिए ना। ठीक है, कभी भी जो आदमी स्वयं की नजर में गिर गया वो कहीं भी उठ नहीं सकता है। और हर एक अपराधी हो, कुप्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, व्यभिचारी हो, गंदे विचारों का हो, गंदी आदतों का हो, वो अपनी नजर में जरूर गिरता है ना, और की नजर में गिरे नहीं गिरे। ठीक है, तो चरित्र जो है वो स्ट्रांग बनाए रखिए। चरित्र निर्माण पर होना चाहिए। और नैतिकता, चरित्र निर्माण में मतलब क्या? नैतिकता। नैतिकता समझ रहे हैं? अभी मैंने बताया क्या? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये नैतिकता है। ठीक है, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, ये नैतिकता है। क्लियर है? और नैतिकता परिस्थिति भी तय करती है कहा ये। लेकिन एक बात तो है कि 100 बात की एक बात, क्या? कुछ भी ऐसा आप ना कीजिए जो आपको छिपाना पड़े। अगर छिपाना पड़े तो उसमें क्या है? कुछ खटपट है, कुछ दोष है। ठीक है, तो चरित्र में क्या होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। इतना स्ट्रांग हो आपका चरित्र कि आपके मस्तिष्क की शांति को कोई भंग नहीं कर सके। वफादारी होनी चाहिए। वफादारी किसके प्रति? समाज के प्रति, देश के प्रति। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका पार्टनर है, पार्टनर के प्रति वफादारी होनी चाहिए, 100% वफादारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको नहीं रहना है तो बिल्कुल अलग हो जाइए, लेकिन साथ रहते हुए वफादारी होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो ये उद्देश्य। उसके बाद आइए, और उद्देश्य और क्या? सर्वांगीण विकास, सर्वतोमुखी विकास। केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान और दार्शनिक, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मतलब सभी क्षेत्रों, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, पूर्व के ज्ञान विज्ञान, सभी तरह की जानकारियां होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं। सर्वांगीण विकास समझ गए ना? नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, हर तरह का विकास। क्लियर है? ये उद्देश्य होना चाहिए। अब आइए, स्थल पढ़ाई का होना चाहिए। बंद कोठरी की जगह खुले वातावरण में। भाषा माध्यम क्या होना चाहिए? शुरुआती में दौर में मातृभाषा। मातृभाषा को उन्होंने महत्व भी दिया। और दंड पद्धति के कठोर विरोधी थे। दंड पद्धति के कठोर विरोधी। वो मानते थे कि दंड जो है प्रक्रिया वह अनुचित है, मार पीट कर पढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो नहीं। ठीक है, और प्रतिभाओं का विकास, व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। वो जिस चीज में है होने का अवसर मिले। वो अगर खेलना चाहता है तो खेल में आगे बढ़ाइए, संगीत में रुचि है तो संगीत, विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान में।
स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, जन शिक्षा के पक्षधर थे, वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, विषय वस्तु में यही सब है। विषय वस्तु में क्या? विषय वस्तु में विविधता, मतलब भौतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, शारीरिक, कला, संस्कृति, खेल कूद, सभी की जानकारी, सभी के बारे में जानकारी, विविधता होनी चाहिए ताकि सर्वांगीण विकास हो। उनका मानना था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसमें साहित्य भी, शारीरिक साहित्य, कला, विज्ञान, सभी पर जोर। और मानते थे क्या? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वावलंबन बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। क्या बनाए? स्वावलंबन, स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। ये नहीं कि आप बड़े हो गए और निर्भरता माता पिता पर है, आत्मनिर्भर बनाए। व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए। और शिक्षा में क्या? विश्व मानवतावाद, राष्ट्रवाद भी हो और विश्व मानवतावाद। संकीर्णता, तमाम तरह की संकीर्णता को तोड़ने का भाव, तोड़ने की का साहस, तमाम तरह की संकीर्णता को, अपनी कमजोरियों को तोड़ने का। ठीक है, जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान जाइए, अपने दोस्त को, तो उसको तुरंत तोड़िए, तोड़ने में देर मत कीजिए। दूसरे को तोड़ने की बजाय स्वयं को तोड़िए। स्वयं को तोड़िए मतलब स्वयं के दोष को, स्वयं की कमजोरियों को तोड़िए, छोड़िए उसको। तो कुल मिलाकर सामाजिक सांस्कृतिक विचार जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, क्या थे? विश्व मानवतावाद पर आधारित। शिक्षा पद्धति समझ गए और अपनी शिक्षा पद्धति को उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया शांति निकेतन में और विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, और उनकी शिक्षा, उनके शिक्षा संबंधी विचारों का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है। महान शिक्षाविद थे। अब राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान? राजनीतिक विचार, तो राजनीति में उनकी रुचि कम रही, राजनीति में रुचि उनकी कम रही, क्योंकि वे कलाकार या साहित्यकार जो होता है अंतर्मुखी होता है, और राजनीति में सक्रिय होने के लिए बहिर्मुखी होना जरूरी है। राजनीति में जाने के लिए क्या? जितना बोल सकी है। ठीक है, तो वो अंतर्मुखी थे प्रतिभा के, और वो उनका मानना था कि राजनीति जीवन का उद्देश्य, उनका मानना था। ये नहीं करे कि उन जो मान रहे बिल्कुल सही, एक जीवन का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे पहलू हैं। तो बाकी जो पहलू हैं उन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोर दिया। और राजनीति में जैसे मोटा मोटी आप कह सकते हैं, वो लोकतंत्र के समर्थक थे, राष्ट्रों की स्वाधीनता के समर्थक थे, मनुष्य की स्वतंत्रता के समर्थक थे, राज सत्ता के हस्तक्षेप के विरोधी थे। हर एक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, इसमें राज्य और समाज के हस्तक्षेप के विरोधी थे। राजनीतिक विचार को आप शॉर्ट में यहाँ हम लिख देते हैं। राजनीतिक विचार, राजनीति में वो क्या थे? कम सक्रिय थे ना? क्यों? मानते क्या थे? वे अंतर्मुखी थे, और उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य राजनीति से ऊपर था, राजनीति से ऊपर था। फिर भी जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है, उनके भाषणों से, विचारों से निकलता है, वो क्या था? लोकतंत्र के समर्थक थे, समान अधिकारों के समर्थक थे, राष्ट्रों की स्वाधीनता, स्वतंत्रता के समर्थक थे, और मानते थे कि सभी प्रत्येक विश्व मानव जो है वह एक विश्व नागरिक है। क्या है? वी आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अरस्तु कहा करते थे सुकरात से, वी आर सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड के नागरिक हैं, हम ब्रह्मांड के परिवार के सदस्य हैं। और व्यक्तित्व के विकास में राज सत्ता के हस्तक्षेप को अनुचित मानते थे। किसमें? व्यक्तित्व विकास में। मतलब मानते थे प्रत्येक मानव जो है विश्व नागरिक है, विश्व का नागरिक है।
विश्व मानवतावाद में आस्था रखते थे ना। क्लियर है?